जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑफिशियली छठा लेक्चर है हमारा एमएस फंक्शनल टेक्सटाइल का। उसमें हम ओवरव्यू लेंगे आज टेक्सटाइल प्रोसेसिंग का। इससे पहले हमने कुछ कवर की थी। एक मिनट ठहरिएगा। जी, आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है स्लाइड शो? यस सर, आ रहा है। ओके। आज का लेक्चर हमारा टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के बारे में है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने टेक्सटाइल रॉ मटेरियल्स के बारे में, फाइबर्स का ओवरव्यू लिया था। टेक्सटाइल के फाइबर कौन कौन से होते हैं, मैन मेड होते हैं, नेचुरल होते हैं, फिर आगे उनकी बहुत सारी हमने टाइप्स देखी थी। देन वी मूव्ड फाइबर से यार्न मेकिंग। यार्न मेकिंग की कौन कौन सी मेजर टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, यार्न की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जिनको देखते हैं। फिर उसके बाद हमने यार्न से फैब्रिक मेकिंग, उसके मेथड पढ़े थे, जिसमें हमने निटिंग, वीविंग, नॉन वोवन, इस तरह के हमने सारे मेथड उसमें कवर किए थे। अब आज का हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल प्रोसेसिंग। फैब्रिक बनने के बाद उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग हमने करनी है, मेनली प्रोसेसिंग नाम दिया जाता है डाइंग, प्रिंटिंग, ब्लीचिंग, इस तरह के प्रोसेसेस को। फैब्रिक जो निटिंग के या वीविंग या नॉन वोवन के बाद हमारे पास आता है, वो रॉ फैब्रिक होता है। उसके ऊपर कोई कलर नहीं होता, उसका नेचुरल फाइबर का जो कलर होता है वही वाला कलर उसने अडॉप्ट किया हुआ होता है। तो अब उसको हमने एक कलर देना है या एक डिज़ाइन देना है, एक स्पेसिफिक कलर रेंज के अंदर उसको लेके आना है। तो ये सारा प्रोसेस होता है टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में। इसको हम बारी बारी इसके सेवरल प्रोसेसेस को ब्रीफली देखेंगे, करते हम क्या है। जो फैब्रिक हमारे पास आता है, जस्ट अ मिनट, मुझे देखना है इसकी। जी, हमारे पास निटिंग या वीविंग के बाद जो भी रॉ फैब्रिक होता है, जिसके ऊपर अभी कोई और प्रोसेस नहीं किया गया, सिर्फ उसको फैब्रिक की फॉर्म में बनाया गया है। रॉ मटेरियल चूज करके यार्न बना के फिर उसको वीव कर दिया या निट कर दिया या नॉन वोवन बना दिया। आमतौर पे हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे वोवन या निटेड को। तो उस फैब्रिक को जो कि निटिंग या वीविंग के बाद हमारे पास आता है, दैट फैब्रिक इज नोन एज ग्रे फैब्रिक। स्पेलिंग इसके ग्रे स्पेसिफिकली ये भी नहीं होते, ग्रेज भी कहा जाता है, GREIGE। तो उसको आम जो इंडस्ट्रियल टर्म है उसमें ग्रे फैब्रिक ही कहा जाता है। तो ग्रे फैब्रिक हमारे पास होता है जो कि निटिंग या वीविंग के बाद हमारे पास आता है। उसके बाद आमतौर पे जो पहला प्रोसेस उसके ऊपर किया जाता है, दैट इज नोन एज सिंजिंग। सिंजिंग इज रिलेटेड टू फ्लेम। एक इसके वर्सेस टर्म यूज होती है जिसको शेयरिंग कहा जाता है, उसका होता है कटिंग, या जैसे कहते हैं शेविंग या कटिंग, या फैब्रिक से जिस तरह से आप पिल्स रिमूव करते हो किसी तरह ब्लेड से या किसी तरह से, वो वाली टर्म होती है। सिंजिंग इज बेसिकली रिलेटेड टू फ्लेम्स। ये प्रोसेस होता है जिसमें फैब्रिक की सरफेस के ऊपर जो फाइबर्स निकले हुए होते हैं, जिनको प्रोट्रूडिंग फाइबर कहा जाता है, उनको जलाया जाता है ताकि उसकी सरफेस स्मूथ हो जाए और क्लीन हो जाए। उसके बाद जो प्रोसेस किया जाता है, दैट इज नोन एज डी साइजिंग। वी नो कि जब हमने वीव किया है फैब्रिक, निटिंग नहीं वीविंग वाला, तो उसके ऊपर हमने साइज अप्लाई किया था, उसको एक यार्न्स को स्ट्रेंथ देने के लिए साइज हमने उसके ऊपर अप्लाई किया, फिर उसकी वीविंग कर ली। वीविंग करने के बाद फैब्रिक हमारे पास बन के आ गया। अब जो साइज यार्न के ऊपर अप्लाई किया था वो स्टिल उसके ऊपर ही है। उससे क्या होता है कि जब हम उसको डाई करने जाते हैं या प्रिंट करने जाते हैं, तो डाई की जो एब्जॉर्बेंसी है, जो उसने उसकी सरफेस के अंदर पेनिट्रेट करना है, उसमें हिंड्रेंस आती है, क्योंकि वो स्टार्च या दूसरे मटेरियल उसकी सरफेस के ऊपर लगे हुए होते हैं, इसलिए उनको उतारना पहले ज़रूरी होता है। सो सिंजिंग के बाद उसकी डीसाइजिंग की जाती है। देन प्रोसेस इज नोन एज स्काबरिंग। स्काबरिंग बेसिकली वॉशिंग ऑफ है, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने वाला प्रोसेस है। इसमें आप उसको डिटर्जेंट से या दूसरे जो कह लें कि कुछ केमिकल्स होते हैं उसके थ्रू उसकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। इम्प्योरिटीज मुख्तलिफ तरह की हो सकती है, कुछ उसमें वैक्सेस ऑयल हो सकते हैं जो कि
प्रोसेस के दौरान उसके ऊपर लगे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचुरली ग्रोइंग के दौरान उसके अंदर आ जाती हैं, तो उन सबको उसमें से रिमूव करने के प्रोसेस को स्कॉबरिंग कहा जाता है। देन द प्रोसेस इज नोन एज ब्लीचिंग। ब्लीचिंग बड़ी कॉमन टर्म है, घरों में भी ये अक्सर यूज़ किया जाता है कि वाइट फैब्रिक को मज़ीद उसकी वाइटनेस इंप्रूव करने के लिए उसकी ब्लीचिंग की जाती है। उसमें ये होता है कि जो कलरिंग एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन कर दी जाती है, या उनको किसी और प्रोसेस के थ्रू, केमिकल प्रोसेस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है, तो उस फैब्रिक की ब्लीचिंग हो जाती है। वो कलरिंग एजेंट्स उसमें से रिमूव हो जाते हैं, पीछे जो फैब्रिक बचता है वो ज़्यादा वाइट होता है, ज़्यादा ब्राइट होता है। ब्लीचिंग के बाद हमारे पास ऑप्शन होती है, हम उसकी मर्सराइजेशन करें या ना करें। अगर मर्सराइजेशन करने की तरफ आए तो हम उसको डिस्कस करते हैं मर्सराइजेशन होता क्या है। मर्सराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सेलुलोज फाइबर्स, आमतौर पे कॉटन फाइबर के लिए हम यूज़ करते हैं। कॉटन फाइबर का स्ट्रक्चर आप अगर थोड़ा सा रिवाइज करें तो उसका मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर अगर देखें तो उसके अंदर सेल वॉल के अंदर एक ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन या तो बहुत पिचके हुए की फॉर्म में होगा अगर वो इमेच्योर फाइबर होगा, या उसकी थोड़ी सी उसके अंदर हॉलो सिलेंडर टाइप होगा। अब डाई की एब्जॉर्बेंसी, जो भी डाई का सोल्यूशन होगा या प्रिंटिंग का, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो सेलुलोज या सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर है उसमें उसकी एक्सेप्टेंस कितनी है। तो ल्यूमन जितना ज़्यादा फ्लैट होगा उतनी उसमें एब्जॉर्बेंसी कम होगी, जितना इनफ्लैट होगा उतनी उसके अंदर एब्जॉर्बेंसी ज़्यादा होगी। अब उसके अंदर कुछ बॉन्ड्स होते हैं, उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के अमल को मर्सराइजेशन कहते हैं। अगर वो बॉन्ड्स ब्रेक कर दें और उसको हम इनफ्लैट कर दें, वो खुला हुआ हो, तो उसके अंदर डाई की एब्जॉर्बेंसी ज़्यादा होगी। तो ये सिर्फ जहाँ पे सेलुलोजिक या आम तौर पे कॉटन फाइबर्स हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम उसकी मर्सराइजेशन करके उसके ल्यूमन को हम इनफ्लैट करते हैं ताकि उसके अंदर डाई की एब्जॉर्बेंसी इंक्रीज कर दें। उससे फिर अच्छी डाइंग या प्रिंटिंग होती है। इस प्रोसेस को मर्सराइजेशन कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास दो प्रोसेस हैं। मर्सराइजेशन हुई है तो मर्सराइजेशन के बाद हम प्रिंटिंग करते हैं या डाइंग करते हैं। अगर नहीं हुई तो ब्लीचिंग के बाद ही हम प्रिंटिंग या डाइंग करेंगे। डाइंग क्या होती है, प्रिंटिंग क्या होती है, बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं। आप जैसे आपने बहुत फैसलाबाद से आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप आमतौर पे जो आर्ट बाज़ार है उधर गए होंगे, वो आना बाज़ार में आपने देखा होगा, वो छोटे से एक चूल्हे के ऊपर उन्होंने रखा होता है एक कंटेनर सा, उसके अंदर डाई का सोल्यूशन डालते हैं, उसके अंदर कपड़ा डालते हैं और डाई करके आपको दे देते हैं। यही प्रोसेस है डाइंग का, बड़े लेवल पे होता है, मशीन्स के थ्रू होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स के ऊपर होता है, तो उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ डाइज होती हैं, उनकी कंपोजिशंस होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। प्रिंटिंग क्या होता है, प्रिंटिंग का भी बेसिक अगर आपने बाज़ारों में जाके देखा हो, नारकली बाज़ार में देखा तो वो ठप्पे लगाने वाले होते हैं। पुराने ज़मानों में इसके ऊपर ठप्पे लगा के उसकी डाइंग की प्रिंटिंग किया करते थे। इसी तरह से इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, वो बड़ी मशीनों के ऊपर होता है। बेसिक उसकी वही होती है कि एक सारे फैब्रिक को हमने डाई नहीं करना होता, उसके ऊपर स्पेसिफिक पैटर्न या शेप बनानी होती है। उन स्पेसिफिक पैटर्न या शेप बनाने के लिए हम एक प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, दैट इज नोन एज प्रिंटिंग। उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर डाइंग और प्रिंटिंग के बाद ऑप्शन है हमारे पास, हमने उसकी फिनिशिंग करनी होती है। फिनिशिंग बहुत सारी टाइप्स की हो सकती है जो कि उस फैब्रिक की अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, या उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड करने के लिए हम फिनिशेस यूज़ करते हैं। कोई एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ या इस तरह की कोई चीज़ है, एंटी स्टैटिक, वो हम डिटेल से देखेंगे कौन कौन सी फिनिशेस हम आमतौर पे यूज़ करते हैं। एंड देन वी गो टू द फिनिश फैब्रिक। तो ये सारे प्रोसेसेस मिल के हमारे पास टेक्सटाइल प्रोसेसिंग का डिपार्टमेंट आता है। टेक्सटाइल की डिवीजन भी इसी तरह से है कि एक डिवीजन आपकी स्पिनिंग की है, यार्न मेकिंग की, फिर डिवीजन आती है वीविंग की और निटिंग की, और फिर डिवीजन आती है आपके पास टेक्सटाइल प्रोसेसिंग की। आमतौर पे ये सारे प्रोसेसेस एक टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले उसकी सिंजिंग होगी, डीसाइजिंग होगी, स्कार्परिंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजेशन, प्रिंटिंग और डाइंग एंड फिनिशिंग। इनमें से कोई प्रोसेस स्किप भी किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि हम कौन सी क्वालिटी ऑफ फैब्रिक अचीव करना चाहते हैं। अब इन प्रोसेसेस को हम डिटेल के साथ बारी बारी डिस्कस करते हैं। अच्छा, इनमें पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोसेसिंग के अंदर जो मेन हमारा एलिमेंट है जिसके ऊपर हम पहले फोकस कर रहे होते हैं, दैट इज डाइंग एंड प्रिंटिंग।
मेनली हमने ये काम करने होते हैं कि फैब्रिक को हमने कलर देना है या उसके ऊपर कोई पैटर्न्स बनाने हैं। बाकी सारे प्रोसेसेस जो हैं वो उस फैब्रिक को इन दोनों प्रोसेसेस के लिए प्रिपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो वो बाकी सारे प्रोसेसेस सिंजिंग से लेकर मर्सराइजेशन तक, दोज आर नोन एज प्री ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, जो कि फैब्रिक को मेन जो हमारा टेक्सटाइल प्रोसेसिंग का डिपार्टमेंट है उसमें उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए यूज होते हैं। सो प्री ट्रीटमेंट प्रोसेसेस आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कौन कौन से प्री ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं और वो उनको प्री ट्रीटमेंट प्रोसेसेस कहा क्यों जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैब्रिक प्रेपरेशन और प्री ट्रीटमेंट इज टू रिमूव एनी इम्प्योरिटीज or contaminants from the fabric and make it ready for the subsequent operations such as optical brightening, dyeing, printing और finishing. मीन्स हमने जो मेन प्रोसेस करना है डाइंग और प्रिंटिंग, उसके लिए फैब्रिक को प्रिपेयर करना है, वो सारे प्रोसेस को हम प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस कहते हैं। The overall objectives of fabric preparation include removal of fabric impurities such as protruding fibers. ऐसे फाइबर जो कि फैब्रिक की सरफेस से बाहर निकले हुए नजर आते हैं, उससे प्रोट्रूड हुए हैं, उससे देखने में हमें फजी सी उसकी सरफेस लगती है, वो हमें इतना क्लियर नजर नहीं आता, वो वाले प्रोट्रूडिंग फाइबर को रिमूव करना। साइजिंग एजेंट्स जो हमने वीविंग के दौरान उसके ऊपर लगाए थे, कोई स्टार्च लगाया था या कोई और हमने साइजिंग एजेंट उसके ऊपर लगाया था, उनको रिमूव करना। कॉटन सीड हस्क, कॉटन है तो उसकी जब नेचुरली उसकी पिकिंग होती है तो उसके अंदर कोई ना कोई छोटा सा कोई सीड का पार्टिकल, कोई उसका कह लेंगे उस जो उसका तना है उसमें से कोई चीज़ उसमें से रह जाती है तो वो यान में आ जाती है, यान के बाद वो वीविंग भी हो जाती है, फिर उसको यहाँ पे कुछ केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू रिमूव करते हैं। फैट्स, ऑयल्स जो कि दौरान प्रोसेस उसमें ऐड हो जाते हैं, वैक्सीज उसमें ऐड हो जाती हैं, डर्ट है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसमें आ गई है, डस्ट, लुब्रिकेंट्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो कि वीविंग या निटिंग तक के दौरान उसमें नेचुरली या मैन मेड वे से उसके अंदर ऐड हो जाती हैं, उनको हमने रिमूव करना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस का होता है इम्प्रूव्ड एब्जॉर्बेंसी और वाइटनेस ऑफ द फैब्रिक। एब्जॉर्बेंसी हमने इंक्रीज करनी है, जब उसमें से इम्प्योरिटीज हम रिमूव करेंगे, साइजिंग एजेंट्स हम रिमूव करेंगे, उसकी मर्सराइजेशन करेंगे तो उसकी एब्जॉर्बेंसी इंक्रीज करेगी, क्योंकि फाइबर जो है वो अंदर से इनफ्लैट हो जाएगा, उसके अंदर सोल्यूशन इनटेक की कैपेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, तो उससे उसकी एब्जॉर्बेंसी इंक्रीज करेगी। वाइटनेस इंक्रीज करते हैं हम उसकी थ्रू ब्लीचिंग। मिनिमम फाइबर डैमेज, अब सब ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। हमने बेसिकली करना है उसकी इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है, फैब्रिक को वाइट करना है, लेकिन साथ में उसका फाइबर डैमेज भी मिनिमम हो। जब हम कुछ केमिकल्स यूज करते हैं एक्सटर्नल एजेंट्स को रिमूव करने के लिए तो वो फाइबर को भी डैमेज कर सकते हैं, तो हमने इस तरह के केमिकल्स सिलेक्ट करने हैं और प्रोसेसेस सिलेक्ट करने हैं जिसमें फाइबर डैमेज मिनिमम हो। यूनिफॉर्म रेजिडुअल साइज, रेजिडुअल साइज एक टर्म है जो यूज होती है, जैसे आम हमारे हम कहते हैं कि फैब्रिक श्रिंक होता है, जब हम उसको लेते हैं उसको धोने के बाद उसमें श्रिंकेज आती है, तो श्रिंकेज आने के बाद का जो साइज होता है दैट इज नोन एज रेजिडुअल साइज। चूंकि प्रोसेसिंग के अंदर वेट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, आमतौर पे पानी या किसी और चीज़ के अंदर एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं या वेट सोल्यूशंस होते हैं, तो उसमें से जब फैब्रिक गुजरता है तो उसमें श्रिंकेज आती है। श्रिंकेज बेसिकली होती ये है कि जब मॉलिक्यूल पानी एब्जॉर्ब करता है या कोई भी दूसरा सोल्यूशन एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर तो वो फूल जाता है। जब वो फूलता है तो उसका क्रॉस सेक्शन बड़ा हो जाता है, लेंथ उसकी थोड़ी कम हो जाती है, लेंथ के कम होने से जो फैब्रिक है वो श्रिंक करता है, तो श्रिंक करने के बाद उसका जो श्रिंक और ड्राई करने के बाद जो उसका साइज आएगा दैट इज नोन एज रेजिडुअल साइज। अब वो रेजिडुअल साइज थ्रू आउट द फैब्रिक सेम होना चाहिए, क्योंकि जब आपने फैब्रिक रोल्स बनाने हैं या अगले डिपार्टमेंट को देने हैं, उन्होंने अपनी कटिंग सारी एक विड्थ के ऊपर प्लान की हुई होगी। सपोज गारमेंट्स हैं तो उन्होंने एक विड्थ में से अपने सारे पीसेस निकालने हैं, तो कहीं से विड्थ कम कहीं से ज़्यादा होगी तो उनकी कटिंग प्रॉपर नहीं होगी, उनके एस्टिमेट जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए यूनिफॉर्म रेजिडुअल साइज देना ज़रूरी होता है। पीएच, उसकी पीएच मेंटेन करनी होती है, पीएच एज यू नो कि 7 न्यूट्रल होती है, फिर एसिडिक होती है और बेसिक होती है, तो उसकी एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर हमने पीएच मेंटेन करनी होती है। वो ज़रूरी इसलिए होती है
कि कुछ केमिकल प्रोसेसेस एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर होते हैं, कुछ कह लेंगे अल्कलाइन मीडियम में होते हैं, कुछ एसिडिक मीडियम में होते हैं, तो वो पीएच मेंटेन करनी है सो दैट वो प्रोसेसेस प्रॉपर हो सके। वाइटनेस, एब्जॉर्बेंसी एंड मॉइस्चर कंटेंट, ये चीजें हम उसके अंदर इंप्रूव करनी होती है। सबसे पहला प्रोसेस सिंजिंग। इस फिगर के ऊपर आप गौर करें, ये फैब्रिक है, ये लाइन है जो ब्लैक है, दैट शोज द फैब्रिक। अब थ्रू डिफरेंट रोलर्स इस फैब्रिक को हम स्ट्रेच करके इसकी एक स्ट्रीम लाइन बनाते हैं। अब फैब्रिक इस स्ट्रीम लाइन में मूव करता जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर एक फ्लेम लगाते हैं। अब वो फ्लेम की जो हीट है और उसका जो डिस्टेंस और फैब्रिक के मूव करने की स्पीड इतनी रखते हैं वो सिर्फ जो मेन प्रोट्रूडिंग फाइबर्स होते हैं वो उन्हीं को बर्न करे और जो मेन फैब्रिक है उनको वो डैमेज ना करे। इससे क्या होगा, एक स्पेसिफिक स्पीड के ऊपर फ्लेम से फैब्रिक पास कर रहा है तो उसके सरफेस से बाहर निकले हुए जो फाइबर्स हैं वो बर्न कर जाएंगे और बाकी फैब्रिक जो है वो स्मूथली उसमें से पास हो जाएगा। This process is known as singeing. Singeing is the process of passing an open wick fabric over gas flame at such a distance and speed that it burns only protruding fibers but does not damage the main fabric. The main objective of the singeing process is to produce a clean fabric surface and reduce fabric peeling tendency by removing the protruding fibers from the fabric surface. अब इसके अंदर reduce fabric peeling tendency, ये इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये फैब्रिक पिलिंग होती क्या है, जैसे आप वूल की कोई चीज पहने ना तो उसके ऊपर पिल्स बन जाते हैं, बुर आ जाती है। वो बुर कैसे आती है, जो उसमें से फाइबर्स बाहर निकले हुए होते हैं वो आपस में एंटेंगल होके वो पिल्स बना देते हैं। तो जब हम सिंजिंग करते हैं, प्रोट्रूडिंग फाइबर उसमें से रिमूव करते हैं तो प्रोट्रूडिंग फाइबर चूंकि कम हो गए हैं तो पिलिंग की टेंडेंसी भी हमारे पास कम हो जाती है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ सिंजिंग। ऑप्टिकल ब्राइटनेस भी इंप्रूव होती है उससे, वो इस तरह से कि जैसे ही फैब्रिक की सरफेस ज़्यादा स्मूथ होती है उतनी ही उसके ऊपर से लाइट का रिफ्लेक्शन प्रॉपर हो जाता है, तो उससे उसकी जो ऑप्टिकल ब्राइटनेस है वो भी इंप्रूव कर जाती है। डिसाइजिंग, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि डिसाइजिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ हमारे पास साइजिंग एजेंट्स हैं जो वीविंग के दौरान हमने यान के ऊपर अप्लाई किए थे, उनको रिमूव करना है ताकि हमारे जो डाई के या प्रिंटिंग के सॉल्यूशंस हैं वो फैब्रिक यान फाइबर और उसके अंदर मॉलिक्यूल उसके अंदर तक पेनिट्रेट कर सके। तो इसलिए हम डिसाइजिंग करते हैं, वो वाले स्टार्च या साइजिंग एजेंट उसमें से रिमूव करते हैं। डिसाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग साइजिंग एजेंट्स फ्रॉम द फैब्रिक्स which are usually applied on the bark yarns before weaving. Removal of sizing agents after weaving is necessary in order to make the fabric more absorbent for dyes and other chemical processing agents. So this is the same thing कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने उसके अंदर एब्जॉर्बेंसी इंक्रीज करनी है, फैब्रिक को हमने ज़्यादा एब्जॉर्बेंट बनाना है ताकि नेक्स्ट जो केमिकल प्रोसेस है वो प्रॉपर हो सके। Scouring. Scouring, as I already explained, is similar to washing. सेम हम डिटर्जेंट्स यूज कर लें या कुछ और केमिकल यूज कर लें, लेकिन बेसिक पर्पस ये होता है कि उसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है। इम्प्योरिटीज डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, वैक्सेस, ऑयल्स, माइल्ड्यूज, जो नेचुरल उसके अंदर ग्रोइंग के दौरान कोई चीज़ें ऐड हुई हैं वो सारी चीज़ें रिमूव करने को स्कार्पिंग कहते हैं। स्कार्पिंग इज द प्रोसेस फॉर रिमूविंग नेचुरल एंड एक्वायर्ड इम्प्योरिटीज फ्रॉम फैब्रिक्स to make them more absorbent and suitable for subsequent processes such as bleaching, dyeing, printing or finishing. अब हमें पता कैसे चलेगा कि स्कार्पिंग अच्छी हुई है या नहीं? So the efficiency of scouring treatment can be evaluated by testing fabric absorbency. अगर स्कार्पिंग के बाद उसकी एब्जॉर्बेंसी इंप्रूव हो गई है एंड डिटर्मिनिंग फैब्रिक वेट लॉस आफ्टर द ट्रीटमेंट, या उसके फैब्रिक का वेट कम हो गया, जितनी उसकी एब्जॉर्बेंसी ज़्यादा इंक्रीज हुई है या जितना फैब्रिक का वेट ज़्यादा डिक्रीज हुआ उतनी ही उसकी स्कार्पिंग ज़्यादा अच्छी हुई है, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ जब निकलेंगी तो फैब्रिक का वेट कम हो जाएगा और जब वो इम्प्योरिटीज़ निकलेंगी उसके सरफेस से वो
जितने भी फॉरेन मैटर्स हैं वो उतरेंगे, वैक्सेस ऑयल निकलेंगे, तो उसकी एब्जॉर्बेंसी भी इंप्रूव हो जाएगी। A cotton fabric which can absorb a drop of water within few seconds is considered to be well covered. तो कॉटन के लिए कि फ्यू सेकंड, 3-4 मिनट सेकंड्स के अंदर अगर वाटर का ड्रॉप उसने एब्जॉर्ब कर लिया, इसका मतलब उसकी स्कवरिंग अच्छी हुई है। ये बड़ा ऑब्वियस एक्सपेरिमेंट होता है कि आप ग्रेज फैब्रिक ले लें, उसके ऊपर वाटर ड्रॉप डाल लें और जो कवर्ड है उसके ऊपर डालें, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है इसकी एब्जॉर्बेंसी में। ग्रेज फैब्रिक में बहुत देर से होता है क्योंकि उसके ऊपर स्टार्च लगे हुए हैं, लेकिन जब उसको कवर करने के बाद हम देखते हैं तो 3-4 सेकंड के अंदर उसके अंदर वाटर का ड्रॉप एब्जॉर्ब हो जाता है। ब्लीचिंग, as we already know कि ब्लीचिंग प्रोसेस जैसे हम घरों पे देखते हैं कि हम ब्लीचिंग एजेंट कोई ना कोई लेके आते हैं, तो उसको फैब्रिक को वाटर के अंदर डिप करके वो वाला ब्लीचिंग एजेंट डालते हैं, तो उसकी वाइटनेस जो है वो इम्प्रूव कर जाती है। सेम चीज़ है, होता ये है कि जो कलरिंग एजेंट्स होते हैं उनके साथ केमिकल रिएक्शन करके या कोई और प्रोसेस करके हम उसमें से जो कलरिंग एजेंट्स हैं वो निकालते हैं। The purpose of bleaching is to remove any coloring matter from the fabric and confer it a whiter appearance. वैसे अगर हम कॉटन देखें तो कॉटन का यान जो होता है वो बिल्कुल वाइट नहीं होता, वो थोड़ा सा पेल होता है। तो जब उसकी ब्लीचिंग की जाती है वो टोटली वाइट बन जाता है। अब ये टोटली वाइट करना भी क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हमने एक कंसिस्टेंट शेड कस्टमर को प्रोवाइड करना होता है। तो डाई के सॉल्यूशन के अंदर डाई की जो कंसंट्रेशन है वो भी फिक्स होती है। हमने एक प्रोसेस चलाना होता है, थ्रू आउट हमने वो कंसंट्रेशन रखनी होती है। तो पीछे से जो सबस्ट्रेट आएगा, जो फैब्रिक आएगा, उसकी अगर वाइटनेस कम या ज़्यादा होगी तो फाइनल शेड के अंदर वेरिएशन आनी शुरू हो जाएगी। तो उसके प्रिपेयर करने के लिए हमें उसकी ब्लीचिंग करनी पड़ती है कि जो फैब्रिक है वो भी एक कंसिस्टेंट शेड का हमारे पास एंटर हो, डाई के सॉल्यूशन वो भी हमारे पास कंसिस्टेंट कंसंट्रेशन के हों, कंपोजिशन के हों, ताकि जो फाइनल शेड है, जो फाइनल फैब्रिक हम दें, वो वाला कंसिस्टेंट हमारे पास है। In addition to increase in fabric whiteness, the bleaching process may also result in improved fabric absorbency and removal of cotton seed husk and trash from the fabric. ये उसके साइड ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ब्लीचिंग ये भी करती है। जब ब्लीचिंग कलरिंग एजेंट को रिमूव करेगी तो उसमें से वो कोई इम्प्योरिटीज होंगी तो वो भी उसके साथ रिमूव हो जाएंगी। Quality of the bleached fabric may be evaluated by testing its whiteness. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम उसकी रिफ्लेक्शन चेक करते हैं। आप फिजिक्स के स्टूडेंट, आपको इसका पता होगा किस तरह से हम लाइट इसके ऊपर फॉल करते हैं और फिर उसकी रिफ्लेक्शन जो है उसको टेस्ट करते हैं। तो उसकी कोई एक डिग्री होती है जिसको कहा जाता है कि उतनी डिग्री तक अगर इसकी वाइटनेस आ रही है तो ये प्रॉपर हुई ब्लीचिंग हुई। सो इसकी क्वालिटी हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू उसकी वाइटनेस टेस्ट करके करते हैं, या फैब्रिक एब्जॉर्बेंसी इंप्रूव होगी, जितनी पहले थी उससे बेटर होगी, एंड चेकिंग फॉर एनी फैब्रिक डैमेज। और एफिशिएंसी में ये चीज़ भी आती है कि क्या हमने उसको डैमेज तो नहीं किया, क्योंकि ब्लीच जो होती है वो कपड़ों को ख़राब करती है। वो चूँकि केमिकल रिएक्शन यूजुअली करती है कलरिंग एजेंट्स के साथ, तो अगर कलरिंग एजेंट के साथ उसने रिएक्शन किया है तो जो केमिकल नेचर और फाइबर है वो उसके साथ भी कुछ करेगी, कुछ ना कुछ उसको भी डिस्ट्रॉय करेगी। तो हम ये भी चेक करते हैं कि उसमें डैमेज कितना हो। तो कम डैमेज मींस बेटर ब्लीचिंग। मर्सराइजेशन थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया पहले, मर्सराइजेशन क्या चीज़ है। जो कॉटन या सेलुलोज फाइबर्स होते हैं, यूजुअली हम कॉटन के लिए करते हैं, उसके अंदर उसका जो सेल होता है वो फ्लैट अगर हो तो उसकी मर्सराइजेशन करके उसके जो फ्लैट के बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक करके उसको इनफ्लैट किया जाता है, उसको फुलाया जाता है, सो दैट उसके अंदर डाई की इनटेक जो है वो इंक्रीज कर सके। कॉटन एंड इट्स ब्लेंडेड फैब्रिक्स, कॉटन अकेली है या उसको किसी दूसरे फाइबर्स के साथ ब्लेंड किया गया है, उसके लिए आर समटाइम्स सब्जेक्टेड टू अ मर्सराइजेशन प्रोसेस टू एनहांस वेरियस प्रॉपर्टीज सच एज इंक्रीज इन डाई एफिनिटी, डाई की एफिनिटी, अट्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, केमिकल रिएक्टिविटी। जब उसके बॉन्ड ब्रेक होंगे तो वो बॉन्ड साइड्स जो हैं वो ओपन होंगी रिएक्शन के लिए। डायमेंशनल स्टेबिलिटी, ये क्या चीज़ होती है? जैसे रेजिडुअल साइज का मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। डायमेंशनल स्टेबिलिटी
मींस उसकी डायमेंशंस कितनी स्टेबल रहती हैं जब वो प्रोसेस में से गुजरती हैं। तो वो मर्सराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें से उसको सिमिलर विदाउट डाइंग सोल्यूशन सिमिलर प्रोसेस से हम गुजार देते हैं, सो दैट उसमें जितनी श्रिंकेज होनी है जो होना है वो हो जाए, बाद में डाइंग या प्रिंटिंग के टाइम पे उसके अंदर वो श्रिंकेज ना हो, वो डायमेंशनली स्टेबल रहे, तो यहीं पे उसका जो साइज है वो पूरा हो जाए। टेंसाइल स्ट्रेंथ मींस उसको आप ब्रेक करें, ब्रेक करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो वाली टेंसाइल स्ट्रेंथ वो इसकी इसमें इंप्रूव होती है। लस्टर उसकी जो चमक है वो इंप्रूव होती है, क्योंकि जब मर्सराइजेशन होगी तो फैब्रिक की सरफेस मॉलिक्यूल के सिमिलर होने की वजह से इंप्रूव होगी, सॉरी स्मूथ होगी, उसकी वजह से उसमें से लाइट की रिफ्लेक्शन जो है वो मोर प्रॉपर होगी, उसकी वजह से उसकी लस्टर इंप्रूव करेगी। एंड फैब्रिक स्मूथनेस, ये सब डिपेंड करता है स्मूथनेस और लस्टर वो इस चीज़ पे कि सारे मॉलिक्यूल वो सेम शेप ले लेंगे, सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो इनफ्लैट हो जाएंगे, इनफ्लैट होने की वजह से उन सबका साइज एक जैसा होगा, जब एक जैसा होगा तो सरफेस स्मूथ भी होगी और उसमें लस्टर भी ज़्यादा होगी। The mercerization process is only done for those fabrics which are made from 100% cotton or contain substantial amount of cotton in case of a blend. So क्योंकि इसके अंदर ही वो ल्यूमेन होता है जिसको हमने मर्सराइजेशन के थ्रू इन्फ्लेट करना। हीट सेटिंग, हीट सेटिंग ये वाली टर्म भी हम उस वही उससे रिलेट करती है जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी है या रेजिडुअल साइज है, लेकिन इसमें इन्वॉल्व वो वाले फाइबर्स होते हैं जो कि सिंथेटिक होते हैं, जो प्लास्टिक फाइबर्स होते हैं, जैसे पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, जो हीट के थ्रू थर्मोसेट होते हैं। तो एक स्पेसिफिक हीट वाले प्रोसेस के थ्रू उसको उसके थ्रू उसमें फैब्रिक को गुजार के उसको हीट सेट कर दिया जाता है। वो एक बार जब हीट में से गुजरेंगे तो वहीं पे सेट हो जाएंगे, फिर अगली बार जितने भी हीट वाले प्रोसेस में से गुजरेंगे तो उनकी डायमेंशंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Heat setting process is only used for synthetic fabrics such as those made from polyester or their blends to make them dimensionally stable against subsequent hot processes. Other benefits of heat setting includes less fabric wrinkling. जब heat setting हो जाएगी तो उसके ऊपर फिर wrinkle भी कम आएंगे, क्योंकि प्लास्टिक फाइबर है, आपने उसको बिल्कुल सीधा करके उसके ऊपर हीट अप्लाई कर दी या स्टीम अप्लाई कर दी है, तो फिर उसके बाद उसमें रिंकल्स पड़ने के चांसेस कम होंगे। लो फैब्रिक श्रिंकेज, जब हीट सेटिंग हो जाएगी फिर उसकी श्रिंकेज भी कम होगी। एंड रिड्यूस्ड पिलिंग टेंडेंसी, हीट से उसमें कोई प्रोटीटिंग फाइबर्स हैं तो वो भी आमतौर पे निकल जाएंगे, तो उसकी पिलिंग की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। हीट सेटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व सब्जेक्टिंग द फैब्रिक टू ड्राई हॉट एयर और स्टीम हीटिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स फॉलोड बाय कूलिंग, यानी उसको चंद एक मिनट के लिए स्टीम में से या हॉट एयर में से गुजारा जाएगा, फिर उसके बाद सडनली उसको कूल कर दिया जाएगा, तो वो वहीं पे उसकी हीट सेटिंग हो जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू द मेन प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल डाइंग। दो मेन प्रोसेस हैं, डाइंग एंड प्रिंटिंग। व्हाट इज डाइंग? आपको कॉमनली चीज़ें आपके माइंड में आ रही होंगी, आप जब शॉपिंग करने जाते हो बाज़ारों में तो वहाँ पे आपने देखा होगा टेक्सटाइल डाइंग वाले वहाँ पे बड़े छोटे लेवल पे ये काम कर रहे होते हैं। आप क्या करते हो, उसको वाइट फैब्रिक देते हो, वाइट फैब्रिक देने के बाद साथ में एक स्वॉच देते हो जिसका कलर आपने अटेन करना, वो एक स्टैंडर्ड कलर होता है, वो अब उस स्टैंडर्ड कलर के अकॉर्डिंग और फैब्रिक की जो कंपोजिशन होती है उसके अकॉर्डिंग चूज़ करता है डाई कौन सी यूज़ करनी है। डाई की बहुत सारी टाइप्स हैं, सारे फाइबर्स के ऊपर सारी डाइज अप्लाई नहीं होती, क्योंकि हर एक की केमिकल नेचर डिफरेंट है, हर एक का बॉन्डिंग टाइप डिफरेंट है, तो उस जो डाई का केमिकल उस फाइबर के केमिकल नेचर जो उसका मॉलिक्यूल है उसके साथ बॉन्ड बना सकेगा, वही वाली डाई उसके लिए हम यूज़ करेंगे। अब वो बंदा उस हिसाब से डाई सेलेक्ट करता है, फिर उसका एक सोल्यूशन बनाता है, उस सोल्यूशन को वो हीट करता है, हीट करने के बाद उसमें वो फैब्रिक को डिप करता है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। जब वो डिप करने के बाद फिर उसको उसमें से निकालता है, डिप सिर्फ डिप नहीं कर रहा होता, वो उसको
कॉन्स्टेंटली स्टिर भी कर रहा होता है। फिर उसके बाद वो उसको निकालता है और ड्राई कर लेता है। अब इसके अंदर मैंने चंद चीज़ें मेंशन की हैं जो कि डाइंग के बेसिक एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले डाई की सिलेक्शन है कि उसने फाइबर के केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग डाई को सिलेक्ट करना है। फिर उसने क्या करना है, उसका एक सोल्यूशन बनाना है। अब वो सोल्यूशन पानी के अंदर बना ले, आमतौर पे वो पानी के अंदर बनाते हैं, लेकिन कुछ और सॉल्वेंट भी होते हैं उनके अंदर भी वो सोल्यूशन बनाया जा सकता है। कौन सा बेटर होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी फैब्रिक टाइप कौन सी है, उसकी कंपोजिशन क्या है। सोल्यूशन बन गया, फिर उसके बाद उस सोल्यूशन को हीट दी जाती है। तो इसका मतलब हमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर भी चाहिए होता है। इंडस्ट्री के अंदर टेम्परेचर के अलावा कुछ प्रेशर भी यूज़ किया जाता है। कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर की जाती हैं डाइंग, और कुछ के लिए हम उसको एक्सटर्नली प्रेशराइज करके हैं केबल बनाते हैं उसके। फिर हीट हो गई, सोल्यूशन हो गया, प्रेशर हो गया, फिर एक स्पेसिफिक टाइम है, कितने टाइम के लिए हमने उसको उसके अंदर डिप करना है या स्टेर करना है। फिर उसके बाद उसकी हमने ड्राइंग करनी है। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं वो टेक्सटाइल डाइंग के हैं। मशीनों के ऊपर भी यही वाले प्रोसेस हो रहे होते हैं, उसको हम देखते हैं मशीनों के ऊपर हम किस तरह से करते हैं। Dyeing can be defined as a process during which a textile substrate is brought in contact with the solution or dispersion of a colorant। यहाँ पे ये डिफरेंस समझ लें। सोल्यूशन ये होता है जिसमें सॉल्वेंट और जो दूसरा होता है जो डाई है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, आपस में कोई ना कोई बॉन्ड बना लेते हैं। जबकि डिस्पर्शन के अंदर वो डिसॉल्व नहीं होते, वो सिर्फ उसके अंदर डिस्पर्स रहता है। जैसे ही आप उसकी स्टिरिंग रोकते हो फिर नीचे बैठ जाता है। जैसे आप मट्टी पानी में डाल के उसको हिलाएं ना, तो वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होती, आप जैसे ही स्टिर करना बंद करोगे वो उसके नीचे बैठ जाएगी। तो दैट इज नोन एज डिस्पर्शन। और सोल्यूशन ये है, आप चीनी पानी के अंदर डाल दें तो जो उसकी सुक्रोज होती है वो उसके साथ बॉन्ड बना लेती है पानी के मॉलिक्यूल के साथ, दैट इज सोल्यूशन। सो दोबारा से इसको रीड करते हैं। डाइंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ टेक्सटाइल सबस्ट्रेट इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सोल्यूशन और डिस्पर्शन ऑफ अ कलरेंट। कलरेंट जो कि मेन आपका डाई है जो जिसने उसको कलर देना है, एंड द सबस्ट्रेट जो फैब्रिक है टेक्स अप द सेड कलरेंट विद रीजनेबल रेजिस्टेंस टू इट्स रिलीज फ्रॉम द सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट ने या फैब्रिक ने उस कलरेंट को अपने ऊपर डिपॉजिट करना है, और डिपॉजिट इस तरह से करना है कि उसकी रेजिस्टेंस भी हो कि वह दोबारा से सॉल्यूशन के अंदर वापस ना जाए। दैट इज नोन एज टेक्सटाइल डाइंग। टेक्सटाइल मटेरियल्स कैन बी डाइड इन फाइबर, यार्न, फैब्रिक और गारमेंट फॉर्म। तो इस फाइबर को भी हम डाई करते हैं, इवन फाइबर बनने से पहले भी हम उसकी डाइंग करते हैं, वो हम देखते हैं वो कौन सी डाइंग होती है। यार्न को भी हम डाई कर सकते हैं, फैब्रिक को भी और गारमेंट्स को भी। डाइंग ऑफ फाइबर इज नोन एज स्टॉक डाइंग। जो फाइबर ले के बहुत सारे फाइबर हैं उसको किसी सोल्यूशन में या किसी और मेथड से उसको हमने डाई कर दिया, दैट इज नोन एज स्टॉक डाइंग। एडिशन ऑफ कलरेंट टू द पॉलीमर मेल्ट सोल्यूशन प्रायर टू देयर एक्सट्रूजन इज कॉल्ड डूप डाइंग और सोल्यूशन डाइंग। जो प्लास्टिक फाइबर होते हैं जैसे हमने पॉलिएस्टर नायलॉन पढ़ा है, उसमें जब उसका प्लास्टिक का सोल्यूशन बनाते हैं उसको बारीक ऑरिफिसिस में से निकालने से पहले, एक्सट्रूड करने से पहले जब हम उसका सोल्यूशन बनाते हैं तो उसी के अंदर कलर ऐड कर देते हैं। तो जब उसकी एक्सट्रूजन होती है वो ड्राई होता है, फिलामेंट या फाइबर उसके बनते हैं, तो वो ऑलरेडी एक डाइड फॉर्म में होते हैं। इस तरह की डाइंग को डूप डाइंग या सोल्यूशन डाइंग कहते हैं। डाइंग ऑफ यार्न्स इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड पैकेजेस। यार्न को कह लें कि जैसे कोन्स हैं, कोन्स के ऊपर जो डाई नहीं होता, कुछ चीज़ होती हैं, कुछ सिलेंडर्स होते हैं जिसके ऊपर यार्न को वाइंड कर लिया जाता है, लूज वाइंड किया जाता है, उसके अंदर ऑलरेडी होल्स होते हैं, तो उसको सोल्यूशन के अंदर डाल के डाई कर लिया जाता है। या स्कीन्स की फॉर्म में होता है, स्कीन्स जैसे वो बड़े बड़े से लच्छे बनाते हैं उसकी फॉर्म में। और बीम्स या बहुत बड़े बीम बनाते हैं यार्न के, और उसको फिर सोल्यूशन के अंदर डाई के सोल्यूशन के अंदर डिप करके डाई कर लेते हैं। इन सब चीज़ों को डाई करना, यार्न इन सब चीज़ों के थ्रू डाई करना इज नोन एज पैकेज डाइंग, कि एक पैकेज बना के हम उसकी डाइंग करते हैं। स्किन डाइंग, स्किन या लच्छा बना के, और बीम डाइंग या बीम बना के। एंड फाइनली फैब्रिक डाइंग इज नोन एज पीस डाइंग। और एक है गारमेंट, गारमेंट को हो तो वो दैट इज नोन एज गारमेंट डाइंग।
सो वी अंडरस्टूड टेक्सटाइल डाइंग क्या चीज़ होती है कि हमने एक सोल्यूशन या डिस्पर्शन में से कलरिंग एजेंट को सबस्ट्रेट या फैब्रिक के ऊपर ट्रांसफर करना है इस तरह से कि उसकी रिलीज होने की रेजिस्टेंस जो है वो कम हो। फिर हमने ये देखा कि बहुत सारी टाइप हैं जिनको हम डाई करते हैं, फाइबर को भी करते हैं, यान को भी करते हैं, फैब्रिक हैं, गारमेंट एंड सो, तो उसको हमने देखा कौन कौन से हम नाम देते हैं। डाइंग, डाइज एंड पिगमेंट्स, डाइज क्या होती हैं और पिगमेंट्स क्या होती हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देयर आर टू फ्रेंड्स ए एंड बी, ए और बी में फ्रेंडशिप है, उनकी आपस में कोई ना कोई कोलैबोरेशन है, कोई इकट्ठे वो काम करते हैं, पढ़ते हैं या एनीथिंग, तो उनके मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं क्योंकि वो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मिलके कोई काम करने हैं तो वो मिलते हैं। तो इस तरह का जिसमें डायरेक्ट एक चीज दूसरे के ऊपर अप्लाई होती है, दैट इज डाई। एक कलरिंग एजेंट है, वो डायरेक्टली फैब्रिक के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना रहा हो तो वो डाई कहलाती है। अब ए, बी एंड सी, ए और बी फ्रेंड्स हैं, बी और सी फ्रेंड्स हैं, लेकिन ए और सी फ्रेंड्स नहीं। तो जब भी बी कोई ऐसा काम करेगा जिसमें वो दोनों ही इनवाइटेड होंगे तो ही वो दोनों आपस में मिल सकेंगे। पिगमेंट ये चीज़ है कि उसमें वो कलरिंग एजेंट इस तरह का होता है, उसकी डायरेक्ट फैब्रिक के मॉलिक्यूल के साथ कोई एफिनिटी नहीं होती, तो एक तीसरा एजेंट होता है जिसकी उन दोनों के साथ एफिनिटी होती है, तो उस एजेंट को पहले अप्लाई किया जाता है फैब्रिक के ऊपर, वो फैब्रिक के साथ अपना बॉन्ड बनाता है और फिर उस एजेंट के साथ कलरिंग एजेंट जो है वो बॉन्ड बनाता है, तो इस तरह से कलर उसके ऊपर अप्लाई होता है। सो ये डिफरेंस है डाई में और पिगमेंट में। डाई में डायरेक्ट है और पिगमेंट में हमें एक थर्ड एजेंट चाहिए होता है जो कि इन दोनों में एफिनिटी क्रिएट करे। There are two main types of colorants, pigments and dyes. Dyes are either soluble in dyeing medium, for example water, or can dissolve into the textile substrate. Pigments are neither soluble in dyeing medium nor can dissolve into the substrate. Both pigments and dyes can be natural or synthetic. क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज, इनकी डिटेल बहुत सारी हैं, लेकिन किस टाइप के फाइबर के लिए किस तरह की डाई यूज करती है उसकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे आपको इस कॉलम के अंदर कुछ टाइप ऑफ फाइबर्स दिखाए गए हैं और इस रो के अंदर टाइप ऑफ डाइज दिखाई गई हैं। फाइबर से हम फेमिलियर हैं, हमने ये पढ़े हुए हैं फाइबर्स, कॉटन, विस्कोस, टेंसल, मोडाल, बैम्बू, फ्लेक्स, रेमी, वूल, सिल्क, एक्रिलिक, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ट्राइएसिटेट एंड मैनी अदर्स। डाइज किस टाइप की हो सकती हैं? एसिड डाइज हैं, बेसिक डाइज हैं, डायरेक्ट, डिस्पर्स, एजोइक, रिएक्टिव, सल्फर, वेट। अब ये नाम किस तरह से इनको दिए गए हैं? एसिडिक को एसिडिक, बेसिक को बेसिक क्यों कहते हैं, या बाकियों के नाम किस तरह से? कुछ जैसे एसिडिक और बेसिक हैं, उनको ये नाम इसलिए दिए गए हैं कि ये डाइज अप्लाई होती हैं एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में रिस्पेक्टिवली। डायरेक्ट डाइज डायरेक्टली इनके लिए कुछ और नहीं चाहिए होता, ये डायरेक्ट सोल्यूशन जो पानी के अंदर बनता है उसके थ्रू डायरेक्टली उसके सबस्ट्रेट के ऊपर अप्लाई हो जाती है। डिस्पर्स डाई, ये डिस्पर्शन इसकी बनती है, सोल्यूशन नहीं बनता है। एजोइक डाई, इसमें एक एजोइक ग्रुप होता है डाई के अंदर जो कि जिसकी वजह से इसको एजोइक का नाम दिया गया है। रिएक्टिव डाई ये सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करके बॉन्ड बना लेती हैं। सल्फर डाई, इसमें सल्फर का एक मॉलिक्यूल सल्फर का एटम होता है। वैट डाइज ये इसके प्रोसेस से रिलेट करती है, एक वैट होता है, एक बाल्टी सी होती है, एक वुडन बॉक्स होता है जिसके अंदर इसकी डाइंग की जाती है। तो ये इसके प्रोसेसेस हैं जिसके कुछ के प्रोसेस के नाम, कुछ को उसके एप्लीकेशन के मीडियम और कुछ को उसके रिएक्शन ग्रुप की वजह से ये नाम दिए गए। अब स्पेसिफिक डाइज स्पेसिफिक फाइबर के लिए यूज होती है। हम कॉटन को देखते हैं तो कॉटन डायरेक्ट, एजोइक, रिएक्टिव, सल्फर, वेट, इन सबसे डाई हो सकता है। तो क्वेश्चन आता है कि हम किससे डाई करेंगे? वो डिपेंड करता है कि हम उसकी कलर की फास्टनेस किस तरह की चाह रहे हैं, हम कौन सा कलर चाह रहे हैं, हो सकता है वो उसमें अवेलेबल हो, उसमें ना अवेलेबल हो, फिर उसकी शार्पनेस कितनी हो, वो कितना अच्छा कितना ब्राइट कलर हो, फिर इस पे भी डिपेंड करता है कि हम उसमें कॉस्ट कितनी देना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको देखते हुए हम
डाई सिलेक्ट करते हैं कि इस फाइबर के ऊपर कौन सी डाई अप्लाई करनी है। इस तरह से विस्कोस है वो भी सेम के साथ डाई होता है, बल्कि आप देखेंगे रेमी तक ये सारे सेम के साथ ही डाई होते हैं। फिर वूल जो है वो एसिड या रिएक्टिव के साथ डाई होता है। सिल्क जो है वो भी एसिड, क्योंकि ये हमारे प्रोटीन फाइबर हैं इसलिए ये इन दो के साथ होता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो डाई है उसकी केमिकल नेचर क्या है और जो फाइबर है उसकी केमिकल नेचर क्या है, कौन सी डाई उसके मॉलिक्यूल के साथ केमिकल बॉन्ड बना सकती है या वहाँ पे फिक्स हो सकती है। तो उसकी बेस के ऊपर हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी डाई यूज़ करनी है। तो ये कुछ टाइप ऑफ डाइज हैं जो कि इन तरह के फाइबर्स के ऊपर यूज़ होती है। ये वही जो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, इसको एक बार रीड कर लेते हैं कि डाई को क्लासीफाई हम किस बेस पे करते हैं। एसिड डाइज। The acid dyes are usually applied under acidic conditions. They are commonly used for dyeing protein fibers, for example, wool and silk and nylon fibers. Azoic dyes. The azoic dyes are named so because of presence of azo group in their molecule. They are also known as naphthol dyes. Azoic dyes may be used for dyeing cellulosic materials and some man-made fibers. Basic dyes. The basic dyes are most commonly used for dyeing polyacrylonitrile or acrylic materials. The basic dyes are well known for their intense hues and brilliant shades, unrivaled by any other class of dyes. So इसके जो शेड हैं वो सबसे इंटेंस और ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी होती हैं. Basic dyes have excellent light fastness because of their resistance to destructive effect of ultraviolet radiation in sunlight. लाइट फास्टनेस, वॉश फास्टनेस, रबिंग फास्टनेस, ये सारे डाई को चेक करने के एक मेथड्स होते हैं कि रबिंग से वो डाई उतरती है कि नहीं, वॉशिंग से उतरती है कि नहीं, लाइट में उसको क्योंकि सुखाना होता है कपड़ों को तो वहाँ पे वो डाई उतरती है कि नहीं. तो इसकी जो लाइट फास्टनेस है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है. क्यों? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है, वो डाई के मॉलिक्यूल्स उसको में से निकलने नहीं देते. Direct dyes. The direct dyes are one of the cheapest group of dyes and used for dyeing cotton and other cellulosic materials. So ये सबसे cheap है, लेकिन इसके कुछ हमारे पास drawbacks भी होंगे. They are water soluble and can be applied relatively easily using variety of methods. Methods हम देखेंगे कौन कौन से हैं dyeing के. Direct dyes usually do not have very good wash fastness properties and tend to fade away from fabric on repeated washing. तो ये वॉशिंग में ये फेड आउट हो जाती है, जल्दी ये निकल जाती है. Dispersed dyes. The dispersed dyes are mainly used for dyeing polyester. Dispersed dyes have extremely low water solubility. तो उसको उसके अंदर फिर डिस्पर्शन ही बनाई जाएगी क्योंकि वो उसका सोल्यूशन नहीं बनता. एंड यूजुअली यूज्ड इन फॉर्म ऑफ एक्वस डिस्पर्शन. एक्वस डिस्पर्शन मींस वाटर के अंदर ही उसकी डिस्पर्शन बनाई जाती है. Reactive dyes. The reactive dyes constitute the most commonly used class of dyes for dyeing cellulosic textiles because of their good all-round properties such as water solubility, ease of application, variety of application methods, availability of different shades, brightness of color shades, good to excellent wash and light fastness and moderate price. तो इसकी प्राइस भी मॉडरेट होती है और बाकी सारी प्रॉपर्टीज को भी ये क्या लगे मॉडरेट लेवल तक अचीव करती है. तो ये मोस्ट कॉमनली यूज होती है. सल्फर डाइज are named so because of the presence of sulfur atoms in their molecules. Like direct dyes, sulfur dyes are also quite cheap for dyeing cellulosic textile with limited color fastness property. cheap हैं लेकिन उसकी जो color fastness properties हैं वो limited होती हैं, कम होती हैं. मीन्स वॉशिंग से या लाइट से या रबिंग से उसका कलर जो है वो निकलता है. वैट डाइज. द नेम वैट comes from the wooden vessel which was first used for the reduction and application of wet dyes. तो wet dyes को सबसे पहले एक wooden box में लगाया गया था जिसको wet कहते हैं, वहीं से इनका नाम पड़ गया wet dyes. Wet dyes are among the most expensive dyes used for dyeing cellulosic material with best overall fastness properties. और ये भी एक्सपेंसिव होती हैं. पिगमेंट्स. हमने देखा डाइज और फिर पिगमेंट्स. पिगमेंट्स का मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि पिगमेंट क्या चीज़ होती है. The pigment colorants usually have no affinity for any type of fiber.
They also do not have any ability to form chemical bonds with the fiber. They are commonly applied with the help of chemical binders. वो B, वो chemical binder, which keep them adhered or bound with the textile material. तो वो जो B है या जो chemical binder है वो दोनों के साथ बॉन्ड बना के रखता है, तो वो वाली पिगमेंट्स जो है वो वहाँ पे स्टे करते हैं। ये थी टाइप ऑफ डाइज, उनकी क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं डाइंग मेथड, किस किस तरह से हम फैब्रिक को डाई कर सकते हैं। मेनली दो मेथड होते हैं। वो अनअब्जार में जो आपने देखा है वो एग्जॉस्ट मेथड होता है, और एक होता है पैड डाइंग। अब डिफरेंस क्या है? एग्जॉस्ट डाइंग ये होती है कि फैब्रिक को सोल्यूशन के अंदर डिप करके रख दें या थोड़ा बहुत उसको स्टीर करते रहें, लेकिन फैब्रिक कॉन्स्टेंटली सोल्यूशन के अंदर डिप रहेगा, दैट इज एग्जॉस्ट डाइंग। पैड डाइंग ये है कि आप कंटिन्यूस मूव करें फैब्रिक को पैडिंग के थ्रू, रोलर्स के बीच में से फैब्रिक गुजरता जाता है और डाई के सोल्यूशन में डिप होकर फिर ऊपर हो जाता है, फिर स्क्वीज होता है, उसमें से एक्स्ट्रा सोल्यूशन निकलता है, फिर उसको डिप करते हैं एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाता है। दैट इज नोन एज पैड डाइंग। कि उसमें एग्जॉस्ट डाइंग में कंटिन्यूसली डिप रहेगा, पैड डाइंग में वो डिप होगा, स्क्वीज होगा, सोल्यूशन निकलेगा, फिर डिप होगा, इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा। दैट इज नोन एज पैड डाइंग। Exhaust dyeing. In exhaust dyeing, a finite amount of textile materials in the form of fiber, yarn or fabric is placed in dye liquor and remains in its contact throughout the dyeing time. जितनी देर डाइंग करनी है उसके साथ इन कांटेक्ट रहेगा, during which the dye molecules gradually move or exhaust from the liquor towards the fabric. तो वो solution से आहिस्ता आहिस्ता फैब्रिक की तरफ मूव कर जाएंगे for absorption and fixation in the textile material. In pad dyeing method, a continuous batch of fabric is in open width passes through an impregnator or padding trough containing dye liquor, followed by a passage between the pair of squeeze rollers. कि उसमें से गुजरता जाएगा लिकर में से, उसको स्क्वीज रोलर स्क्वीज भी करते जाएंगे, फिर लिकर में से गुजरता जाएगा और ये इस तरह से इसके अंदर डाई की फिक्सेशन हो जाएगी। तो ये दो मेन मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम डाइंग करते हैं। देन डाइंग मशीनरी, कौन कौन सी डाइंग मशीनरी यूज होती है? वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एग्जॉस्ट डाइंग की मशीन कौन कौन सी हैं जो इंडस्ट्री में यूज होती हैं। पैकेज डाइंग मशीन, विंच और बैक डाइंग मशीन, जेट डाइंग मशीन, जिगर डाइंग मशीन, मेनली ये वाली चार तरह की मशीन्स इंडस्ट्री में यूज होती हैं। पैकेज डाइंग मशीन मेनली यूज फॉर डाइंग yarn इन पैकेज फॉर्म। विंच और बैक डाइंग मशीन मेनली used for dyeing knitted fabrics in rope form at atmospheric pressure but may also be used for woven fabric. जेट डाइंग मशीन, ये जेट से जैसे आपको समझ आ रहा है कि इससे हम प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं, मेनली यूज फॉर डाइंग knitted fabric in rope form at atmospheric or high pressure but may also be used for woven fabric. And jigger dyeing machine mainly used for dyeing woven fabrics in open width form. इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, दैट्स अ बिग डिटेल्स कि होती किस तरह की हैं, ये इस तरह से इसमें क्यों यूज करते हैं फैब्रिक को या यार्न। पैड डाइंग मशीन चार टाइप की हैं जो मेनली यूज होती हैं। पैड बैच डाइंग मशीन, पैड स्टीम डाइंग रेंज, पैड थर्मोसोल डाइंग रेंज एंड स्टैंडर्ड। पैड बैच डाइंग मशीन यूज फॉर डाइंग फैब्रिक्स इन ओपन विड फॉर्म इन सेमी कंटिन्यूस मैनर। सेमी कंटिन्यूस मीन्स ये मूव भी करती है, रुक भी जाती है। हो सकता है कहीं पे हमने उसको डिप करना है फैब्रिक को, तो वहाँ पे वो रुक जाए, अच्छी तरह से डिप हो जाए, फिर आगे स्क्वीज हो, फिर रुक जाए, डिप हो एंड सो ऑन, मूव करता है। पैड स्टीम डाइंग रेंज मेनली यूज फॉर डाइंग कॉटन फैब्रिक इन ओपन विड फॉर्म इन फुल कंटिन्यूस मैनर। पैड थर्मोसोल डाइंग रेंज mainly used for dyeing polyester or polyester cotton blended fabrics in open wid form in full continuous manner. Standard mainly used for simultaneous finishing and dyeing of fabric with pigments. जो फैब्रिक पिगमेंट के साथ हमने किए हैं उसकी और फिनिशेस को इकट्ठा अप्लाई करने के लिए हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं। यहाँ तक हमने प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस और डाइंग को ब्रीफली हमने देखा है। इसको एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, फिर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें से पूछ लें। हमने ये देखा इसका फ्लो चार्ट कि टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में होता क्या क्या है।
ट्रीटमेंट प्रोसेसेस कौन से होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सिंचिंग, डीसाइजिंग, स्कार्फिंग या वॉशिंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजेशन, हीट सेटिंग, टेक्सटाइल डाइंग। फिर हमने इसकी डिटेल में देखा डाई क्या होती है, पिगमेंट क्या होती है, डाइज की क्लासिफिकेशन है वो किस किस बेस पे हम करते हैं। डाई के 2 मेथड्स हैं, मशीनरी एग्जॉस्ट के लिए और पैड डाइंग के लिए। ये हमारा आज का एक लेक्चर यहाँ तक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप यू गाइज आर काइंडली वेलकम्ड, आप उसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं। जुनेद, जी सर। एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके, सो फिर आज का लेक्चर ये वाला हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और एक ब्रेक ले लेते हैं। जी सर। हाँ, नमाज वगैरह भी पढ़ लें। हम मिलते हैं दोबारा से 6:40 पे मिलते हैं। ओके सर। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। यार ये रिकॉर्डिंग किसी ने बंद कर दी थी।